चलिए अब अपन लोग एनसीईआरटी में जो बात लिखी है उसको समझेंगे कि मैंने आपको इतना सारा पढ़ाया है उसमें क्या लिखा हुआ है। तो एन ओवरव्यू ऑफ सेल, कोशिका का समग्र अवलोकन। सब लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी को निकाल लें और पेज नंबर 126 इंग्लिश मीडियम की जो एनसीईआरटी है, हिंदी मीडियम में 126 पेज नंबर पे ही है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको दोनों लैंग्वेज में बोलूँगा, आराम आराम से समझेंगे। सुने तो क्या लिखा हुआ है जरा सुनेंगे और समझेंगे। चलिए, तो यू हैव एयरली ऑब्जर्व सेल इन एन ऑनियन पील एंड, ठीक है, और वुमेन चीक सेल, ठीक है, आरंभ में, ठीक है, आरंभ मतलब होता है प्रारंभ में, प्रारंभ में आरंभ एक ही बात है। आप प्याज के छिलका या फिर जो वुमेन का जो चीक है उसकी सेल को आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे, ठीक है, और लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर, और अब क्या करेंगे भैया, इनकी संरचनाओं को फिर क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। तो क्या लिखा है, द ऑनियन सेल विच ए टिपिकल प्लांट सेल, जो प्याज की कोशिका है वो एक प्रारूपिक पादप कोशिका है। कैसी है भैया, एक प्रारूपिक पादप कोशिका है। कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है, हम क्या कह रहे हैं, जो ह्यूमन चीक सेल है आपने बोली, ठीक है, लो भैया डायग्राम बना देते हैं अगर आपको सब प्रॉब्लम आ रही है तो। और एक आपने भैया ऑनियन पील सेल ले ली, प्याज की कोशिका ले ली, और बताओ इसमें होती है सेल मेम्ब्रेन, इसमें होती है बाहर सेल वॉल, और होती है सेल मेम्ब्रेन। ये बताना चाह रहे हैं बस, और क्या बताना चाह रहे हैं वो। चलिए तो क्या लिखा है, द ऑनियन सेल विच इज ए टिपिकल प्लांट सेल हैज ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल, मतलब जो ऑनियन सेल है जो कि एक प्रारूपिक पादप कोशिका है, इसमें स्पष्ट रूप से कोशिका भित्ति पाई जाती है। अस इट्स आउटर बाउंड्री, ठीक है, जो कि बाहर की तरफ होती है, एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन, इसके नीचे कौन होती है, कोशिका झिल्ली होती है, किसके, सेल वॉल के नीचे। द सेल ऑफ द ह्यूमन चीक्स, ठीक है, अब दो हम किसकी बात कर रहे हैं भैया, ह्यूमन चीक की सेल ले ली हमने, अब जो गाल है उसमें से सेल ले ली। अब क्या लिखा, हैव एन आउटर मेम्ब्रेन अस द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, आपको मालूम होना चाहिए इसके बाहर एक मतलब सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, समझ पा रहे हैं आप। चलिए अब इसके बाद क्या लिखा है, अब यहाँ से अपन लोगों ने डायग्राम समझे थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि ये तो मैंने पिछली क्लास में भी समझा दिया था, ध्यान तो सुनेंगे। इनसाइड ईच सेल इज ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक, क्या कह रहा है, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, ठीक है, कहाँ देखेंगे, अंदर की तरफ। ईच सेल मतलब प्रत्येक कोशिका को अंदर से देखें, कहाँ से देखें, अंदर से, तो प्रत्येक कोशिका को अंदर से देखें, ठीक है, तो क्या होगा भैया, एक मतलब मेम्ब्रेन मतलब डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आपको मिलेगी, मतलब न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, याद करो यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं वो। यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस था, केंद्रक था, उसके पास केंद्रक झिल्ली थी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन थी, समझ पा रहे हैं आप। चलिए आगे देखें, अब इसके बाद क्या लिखा है, दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम, और जो न्यूक्लियस कैसे बना होता है, क्रोमोसोम गुणसूत्र। अब तुम समझ रहे हैं, अब तुम ये समझ रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, इसमें आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए भी है। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर, और मतलब एज ई सेल, इसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई है, केंद्रक है, वो मेम्ब्रेन से बाउंड है, तो एज ई सेल को क्या बोलेंगे बताइए अपन, यूकैरियोटिक, क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला कर बताया था कि यूकैरियोटिक सेल जो है उसमें जो न्यूक्लियस है, ये उसे न्यूक्लियाई बोलते हैं, समझ पर आप, न्यूक्लियस बोले हो या न्यूक्लियाई बोलो आप। तो ध्यान रखना, जो यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है उस वो मेम्ब्रेन से बाउंड है, और मेम्ब्रेन से बाउंड है, और आपको मालूम है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से बाउंड है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है, तो ऐसी सेल को क्या बोलेंगे आप, यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। आगे पढ़े, अब आ जाइए, बियर सेल दैट लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ऐसी सेल, ऐसी कोशिका
ठीक है, उसमें ऐसा न्यूक्लियस है, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। आपने ऐसी सेल को देखा, ऐसी कोशिका को देखा कि उसके पास जो न्यूक्लियस है, उसके पास क्या नहीं है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है, तो आप ऐसी सेल को क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, अब दोनों की बात कर रहा है, वो तो बात हो गई, प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो गई, यूकैरियोटिक सेल की बात हो गई। अब किसकी बात कर रहा है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, ठीक है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, अर्ध तरल पदार्थ होता है इसके अंदर। क्या होता है, सेमी मतलब ना पूरा लिक्विड है ना वो पूरा सॉलिड है, समझ गए, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। क्यों, एक बात बताइए, साइटोप्लाज्म जो है, कोशिका द्रव जो है, वो तो आपको भाई साहब प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा और यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा, वो दोनों में मिलेगा। वो तो पढ़ो, ये तो लिखा है, क्या लिखा है, बोलिए जरा। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इस सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म, बोलो बोलो क्या लिखा है, साइटोप्लाज्म। ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई मतलब होता है घेरना, क्या होता है, घेरना। द वॉल्यूम ऑफ द सेल, मतलब कोशिका का आयतन घेरता है, कोशिका का आयतन घेरता है। कौन घेरता है, साइटोप्लाज्म। कौन सी सेल का घेरता होगा, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो। आगे पढ़े, द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरियाना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। मैंने आपको बताया था, इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल, ध्यान है आपको, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, इसमें जो वाइटल एक्टिविटी या सेलुलर एक्टिविटी, मैंने आपको एक बात ध्यान तो सुनो, मैंने क्या बोला, चाहे जंतु कोश का हो एनिमल सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो पादप कोश का हो, इसके अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं, प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, सेल के अंदर हो रही हैं, तो सेलुलर एक्टिविटी। तो सेलुलर एक्टिविटी, कोशिकीय प्रक्रियाएं एनिमल सेल में, प्लांट सेल में कहाँ हो रही हैं, साइटोप्लाज्म में हो रही हैं। बताई थी मैंने आपको, साइट ऑफ रिएक्शन, क्रियाओं का स्थल भी कहते हैं साइटोप्लाज्म को। क्या लिखा है, वेरियस केमिकल रिएक्शन लिखा है, देखो विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट, क्योंकि आपको मालूम है जो सभी रासायनिक क्रियाएं वो यही पाई जाती हैं, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। इसलिए ये क्या होता है, जीवित, ठीक है, सेल का एक लिविंग स्टेट है, मतलब एक सेल की एक जीवित अवस्था होती है। क्योंकि सेल को लिविंग कैसे कहेंगे, कोशिका को जीवित कैसे कहेंगे, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए, विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रिया होनी चाहिए, जो कि आपको मालूम है कहाँ होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में होती हैं। आगे पढ़ें, बिसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। अब द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अलावा और भी चीज़ें तो होती हैं। क्या मैंने आपको ओनली यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस ही बताया था, क्या आपको मैंने ये बताया था कि यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन से बाउंड है, बिल्कुल बताया था। इसके अलावा और भी तो थे, सेल ऑर्गेनल्स थे, कोशिकांग थे जो मेम्ब्रेन से बाउंड है। चलिए आगे बढ़िए, क्या लिखा है, बिसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, स्पष्ट रूप से संरचनाएं पाई जाती हैं, कॉल्ड, इसे बोलते हैं ऑर्गेनल्स, बोले तो कोशिकांग, जैसे लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, गोल्गी बॉडी। इसे कॉम्प्लेक्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि गोल्गी बॉडी के बहुत सारे नाम हैं, एक तो समझ पा रहे हैं, मैं पढ़ाऊंगा जब आपको बताऊंगा, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी भी कहते हैं, लाइसोसोम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, माइक्रोबॉडी भी है एंड वैक्यूल्स है। लेकिन द प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, प्रोकैरियोटिक सेल में एक भी झिल्ली से गिरे हुए कोशिकांग नहीं पाई जाती। इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में रख लेना, समझ गए, लिखा है जो मैं साफ साफ, द प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, समझ पा रहे हैं आप। चलिए आगे देखिए, राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मैंने आपको बताया था जो राइबोसोम है वो झिल्ली रहित कोशिकांग है, फाउंड इन ऑल सेल, और सभी सेलों में पाया जाता है, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो। लिखा भी है, क्या लिखा भी है, फाउंड इन ऑल सेल बोथ यूकैरियोटिक अस वेल अस प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा और प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा। विद इन द सेल, और सेल के अंदर भी मिलेगा, कहाँ मिलेगा, राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म, ऐसा नहीं है कि कोशिका द्रव के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में तो पाया जाता है,
साइटोप्लाज्म में तो होता ही है जे, इसके अलावा कहाँ मिलेगा? RER पे बताया था मैंने, और मिलता तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी है जे, क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है जे, पढ़ो जे लिखा हो उसमें। तो विद इन द सेल राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट आल्सो विद इन द 2 ऑर्गेनल्स में भी मिलता है। बोलो क्लोरोप्लास्ट में, जो क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलते हैं? प्लांटों में, और माइटोकॉन्ड्रिया में और RER में। राइबोसोम कोशिका द्रव्य में तो पाए पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में तो मिलता ही है। इसके अलावा कहाँ मिलेगा? वो आपको क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा और RER में मिलेगा। आगे पढ़ें। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। जो जंतु कोशिका है उसमें अन्य प्रकार के जिल्वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कॉल्ड सेंट्रोसोम। आपको मालूम है सेंट्रोसोम के पास कोई झिल्ली नहीं होती है, तो वो भी एनिमल सेल में देखने को मिलेगा। चलिए इसकी बात क्या लिखा? विच हेल्प करता है सेल डिवीजन में। मैंने आपको बताया था कोशिका विभाजन में सहायता करता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम किस में हेल्प करता है? कोशिका विभाजन में। चलिए तो इसमें मैंने आपको बिल्कुल तरीके से बता दिया। अब यहाँ से तो बच्चों क्या है, वो सेल का जो डिफरेंट ग्रेटली साइज शेप एक्टिविटी पढ़ेंगे, ठीक है। वो जो हमने पढ़ा, जो आपको बताया वो तो बता ही दिया है, क्योंकि वो तो डायग्राम से समझेंगे। अब इसके बाद आप लोग जो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में समझेंगे, इसके बाद फिर आप यूकैरियोटिक सेल के बारे में समझेंगे जो NCERT में लिखा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, और कल हम बात करेंगे सेल का डिफरेंट ग्रेटली इन साइज शेप एंड एक्टिविटी, ठीक है। इसमें दिए फॉर एग्जाम्पल देखिए, माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ, वाइल बैक्टीरिया कॉल्ड भी 3 से लेके 5 माइक्रोमीटर। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द, ठीक है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, ये सब लिखा है इसके अंदर। तो आप लोग NCERT को पढ़ें NCERT को पढ़ें, मेहनत करें, और वैसे तो मैंने समझा दिया, समझ में आ गया होगा। NCERT की एक लाइन को समझें, तभी आप एग्जाम के आसपास पहुंच पाएंगे, तभी आप बायोलॉजी में अच्छे नंबर ला पाएंगे। NCERT को कवर करें, NCERT को बहुत तरीके से पढ़ें, एक एक चीज़ को आपको इतना तक मालूम होना चाहिए कि कौन सी लाइन कौन से पेज नंबर पे लिखी है और इसका अर्थ क्या है, सब मतलब पूरा डीपली पढ़ें। आप बहुत मेहनत से पढ़ें और अपने गुरुओं से पढ़ें, चाहे आप कहीं से भी पढ़ें, लेकिन इसको अच्छा तरीके से पढ़ें। कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो आपके 360 में 360 नंबर आ जाएंगे नीट में। और फिर MP बोर्ड है और CBSE बोर्ड की तो फिर बात ही अलग है, उसमें तो आप नंबर लेके आओगे। जब आप पूरे NCERT पढ़ लोगे, NCERT से बाहर कुछ नहीं आता है, बस आपके कंसेप्ट अच्छी होंगे तो आप कैसे भी क्वेश्चनों को आंसर दे दोगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।